जैसे ये देखो, लोग बोलता है हाथी का बच्चा, तो समान प्रतिमान का सिद्धांत जैसा का तैसा, ये होगा क्या? नहीं, तो समान प्रतिमान खराब हो गया। तो यहाँ पे तो क्या होता है कि आपको चीजें याद रखनी पड़ेगी। यहाँ पे सिद्धांत हम लोग एक बार और देखेंगे रिवीजन क्लास में, मास्टर क्लास बीच बीच में लाएंगे, आपको जितना पढ़ाएंगे एक साथ, मास्टर क्लास बीच में। सारे लोग आ गए, अभी इसमें भी नहीं आया बच्चा, तो रिवीजन का मतलब ही नहीं निकलेगा। बच्चा कन्विंस करो, नए बच्चे को लेके आओ, ये आप लोग ही करोगे ना। आप लोग अलग अलग एरिया से हो, हर दिन एक बच्चा 5 ठो 6 ठो से मिलता है, क्योंकि हम लोग तो यहाँ से पढ़ा के इतना थक जाते हैं। 5 घंटा PDF डिज़ाइन करो, फिर आप लोगों को लगभग 3 घंटा क्लास, 5 3 8, 1 घंटा 2 घंटा अपनी ज़रूरत है 10, फिर अपना पढ़ना है खुद के लिए। तो इसीलिए कभी कभार रास्ते में या कहीं भी कोई बच्चा मिलता है तो इग्नोर करके चलते हैं, उसको लगता है कि सर वैल्यू नहीं देता है। सर इसलिए वैल्यू नहीं देता है कि सर की अपनी भी दुनिया है। कोई चाय पीते हुए देख लेता है तो कहता है चाय पी रहा है। हम लोग भी इंसान हैं, हमारे अंदर भी फीलिंग है। तो बाहर में इधर उधर कहीं देख लो तो इग्नोर करो। अभी नहीं कि टुक टुक देखे जा रहा है, ना आगे बढ़ रहा है ना पीछे बढ़ रहा है, ऐसा होता है। हम भी पहचान गए कि बच्चा है कोचिंग का, अब बच्चा भी देख लिया कि मास्टर है, बढ़िए नहीं रहा आगे, तो एक बार देख लिया हो गया, चलो साइड से निकल लो। क्योंकि बाहर की ज़िंदगी हमारी भी अपनी पर्सनल है, इतना ज़्यादा आप स्पेस नहीं दोगे तो कैसे काम चलेगा। हम असरा देखते हैं कि जाओगे पर नहीं जाते हो, बैठे रह गए। माइक और बढ़ाएं, वही बोले माइक में फॉल्ट है, कैसे बढ़ेगा? बढ़ाओ इसको। अच्छा इसमें, हाँ इसमें कहाँ है वॉल्यूम? घुमाना जरा, इसमें नहीं है वॉल्यूम। क्या हो गया? बेंच का इशू है। बेंच जो है ना नीचे से मंगाना पड़ेगा। हाँ आवाज, अब हाँ आवाज ठीक है, आवाज ठीक है। चलो बैठ जाओ, हम लोग शुरू करते हैं। साउंड ज़्यादा हो रहा है। अच्छा हम इसको नीचे कर देते हैं। आज का PDF ये PDF नहीं है, ये मास्टर PDF है, हम आपके रिवीजन के लिए बनाए। देखो सबसे पहले बाल विकास के सिद्धांत के बारे में हम लोग बात करें तो बाल विकास का सिद्धांत कई थिंकरों ने अपने अपने स्तर से अलग अलग दिया है। बहुत सारे थिंकर है। जब हम आगे जैसे जैसे जाएंगे, हम क्या किए हैं, स्लाइड को अलग अलग बांट दिए हैं कि पहले आपको आसान पढ़ाए फिर टफ की तरफ लेके जाएं, नहीं तो भाग जाओगे आप। CDP के मास्टर क्लास में बहुत सारी चीजें ऐड किए हैं, जहां से क्या होगा कि आप जो चीजें रिवीजन करते वक्त आपको दिक्कत आ रही है कि सर पढ़ाएं, गोली के रफ्तार में पढ़ा के निकल गए, समझ नहीं आया, इसलिए जब हम आपको पढ़ाते हैं तो थोड़ा स्लो पढ़ाते हैं और एक चीज को बहुत बार बकते हैं। यहां पहला बात यहां पे है विकास की दिशा का सिद्धांत। तो पहली चीज है विकास की दिशा का सिद्धांत है 2। विकास की दिशा का सिद्धांत कितना है? 2। पहला क्या है? शीर्षगामी या मस्तिष्क से बना है मस्तोगामी, यानी मस्तिष्क से बना हुआ है, या सिर से यानी सिर से, या इसी को बोलते हैं शीर्षाभिमुख। तो सिर या मस्तिष्क जहां से भी आए की पॉइंट,
विकास की दिशा का पहला सिद्धांत है, और दूसरा है समीप दूरस्थ। समीप को कहेंगे निकट, इसीलिए इसको बोलते हैं निकटतम दूरक्रम या दूरस्थ का सिद्धांत। तो विकास की दिशा का सिद्धांत कितना है? 2। पहला कौन है? शीर्षगामी मस्तिष्क या शीर्षाभिमुख। दूसरा क्या है? समीप दूरस्थ या समीप को कहते हैं निकट। विकास की दिशा का सिद्धांत कितना? 2। एक मस्तिष्क गामी शीर्षगामी या दूसरा निकट दूरस्थ का सिद्धांत। अब यहां पे देखो कि ये एक बालक है, ये बालक में शीर्षगामी या मस्तकोद्यमी ये कहता है कि बालक का विकास सिर से शुरू होता है। विकास कहां से शुरू हुआ? सिर से। और ये विकास कहां तक चलता है? सिर से किधर? पैर की तरफ। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? शीर्षगामी या मस्तकोगामी या मस्तकोद्यमी सिद्धांत। मस्तिष्क लगा रहेगा या सिर लगा रहेगा? सिंपल सा क्या है? मस्तिष्क या सिर से पैर की ओर। जब भी इस सिद्धांत की बात होगी तो की पॉइंट यही मिलेगा, मस्तिष्क से कहां? सिर की ओर। बालक का विकास सबसे पहले मां के गर्भ में सिर का होता है। सर उठाना बच्चा सबसे पहले सीखता है। सबसे पहले बच्चा का जब जन्म होता है तो क्या सीखता है? उसको बोलते हैं गामक कौशल। उस कौशल में बच्चा सबसे पहले सिर उठाना सीखता है। सबसे पहले विकास सिर का होता है, और विकास का ये जो है मस्तकोद्यमी सिद्धांत ये बताता है कि विकास सिर से पैर की तरफ होता है। अब दूसरा यहां पे समीप दूरस्थ। समीप दूरस्थ कहता है कि अंदर से बाहर की ओर एक गुब्बारा सुटका हुआ है, हवा भरोगे फूलेगा, साइज बढ़ेगा। जब हम जन्म हुए या आप हुए तो आपकी उंगली छोटी थी, अब यह उंगली मोटी हो गई, तो इसका विकास कहां हुआ? अंदर से बाहर की ओर। शरीर के अलग अलग अंगों का जो विकास होता है वो अंदर से बाहर की ओर होता है। ये पतला बच्चा अब हो गया ये इस तरीके का हो गया, शरीर में गोश्त भराया, सारे अंगों का विकास हो गया अंदर से बाहर की ओर। तो ये जिस भी बालक बच्चे का विकास होता है इसी सिद्धांत पे होता है, समीप दूराभिमुख सिद्धांत या निकट दूर का सिद्धांत। हम बताए आपको कि बाल विकास के कितने सिद्धांत? 2। मस्ताभिमुख और निकट दूर का सिद्धांत। 2 सिद्धांत। बाल विकास के सिद्धांत कितने? 2। पहला कौन? मस्तकोद्यमी शीर्षगामी या शीर्षपादभिमुख, सिर और पैर। दूसरा है निकट दूर का या समीप दूरस्थ का सिद्धांत। इस सिद्धांत में क्या होता है? केंद्र से बाहर की ओर, परिधि की ओर, केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से परिधि की ओर। और इसमें बताता है कि केंद्र में सबसे पहले रीढ़ का विकास होता है, रीढ़ की हड्डियों का। तो समीप दूरस्थ के सिद्धांत में पहले अंदरूनी चीजों रीढ़ की हड्डियों का विकास हुआ, फिर भुजाओं की ओर, अंगुलियों की तरफ यानी बाहर की ओर, यानी अंदर से बाहर की ओर हुआ। रीढ़ की हड्डी से विकास कहां आया? हाथ की तरफ, भुजाओं की तरफ। विकास कितने सिद्धांत यहां पे? 2। दिशा के सिद्धांत में 2 आ गया। पहला आया मस्तकोद्यमी सिद्धांत, सर से पैर की तरफ। दूसरा आया निकट दूर का सिद्धांत, केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से परिधि की ओर, रीढ़ से भुजाओं की ओर। यहां पे है 2 सिद्धांत। किसी बालक का जब विकास होता है तो वो अंदर से बाहर की ओर आता है। हम यही बताए थे आपको अधोगामी में कि बाहर से क्या होता है? अंदर से बाहर की ओर अधोगामी में। लेकिन यहां पे जो आपको क्वेश्चन करना सिखाएंगे सारे ट्रिक खत्म, एक चीज रट्टो काम खत्म। अभी नीचे आएगा क्वेश्चन कि किसी भी बालक का जो विकास होता है जिसमें क्या होता है कि प्रोसेस से पहले वो फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाता है, जहां वो काम करता है, यानी कि जहां गामक क्रियाएं होती है उसका आंसर जाएगा अधोगामी। और यहां से 2024 में क्वेश्चन आया है। अधोगामी का मतलब होता है एक बालक अपने सैट का बटन लगाने से पहले गिलास पकड़ना सीखता है। तो गिलास पकड़ना सीखा बटन लगाने से पहले, तो वहां पे क्या हो गया? अधोगामी। वहां पे एक क्रिया हो रही है इस पर से कि एक बच्चा क्या किया? गेंद पकड़ना सीखा। 2024 का क्वेश्चन था।
कि अपने हाथ से गेंद पकड़ना सीखा था। जहां भी क्रिया होगी वहां का आंसर जाएगा अधोगामी या गामक वाले में। गामक की क्रिया जहां भी होगी आंसर जाएगा अधोगामी। अभी नीचे देखेंगे, यहां पे है पहला क्वेश्चन कि समीप दूराभिमुख विकास का अर्थ है ए शीर्ष से तल, बी तल से शीर्ष, सी अंदर से बाहर, डी बाहर से अंदर। क्या हो गया? समीप दूराभिमुख सिद्धांत क्या बताता है कि बालक का विकास क्या होगा? अंदर से बाहर की ओर होगा। विकास की दिशा का सिद्धांत कितना? दो। पहला कौन? शीर्ष पाद विमुख सिद्धांत। दूसरा समीप दूरस्थ सिद्धांत। शीर्ष पाद विमुख क्या बताता है कि बालक का विकास सर से पैर की तरफ होता है, और समीप दूरस्थ क्या बताता है? अंदर से बाहर की ओर। पहला कि शीर्ष से किधर होगा? तल की तरफ। दूसरा तल से शीर्ष, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर। क्या हो गया? आवाज ज्यादा हो रहा है। अच्छा, आवाज कम करना पड़ेगा। करो कम जरा। नहीं आता है, सुसार है, कम कर लो थोड़ा। दो कम करो जिसको आता है, आवाज कम कर लो। अस्थिर नहीं रह रहा है। आवाज थोड़ा सा कम करो। ठीक है, आवाज ठीक है, कोई बात नहीं। आवाज नहीं आ रहा है। आवाज जा रहा है पीछे? अच्छा चलो, ऐसे ही आवाज जाएगा। देखो, विकास की दिशा का सिद्धांत दो है, शीर्ष पाद विमुख सिद्धांत, समीप दूरस्थ सिद्धांत। शीर्ष पाद विमुख सिद्धांत कहता है विकास सिर से पांव की ओर होता है, समीप दूरस्थ कहता है अंदर से बाहर की ओर होता है। एक बालक का जो विकास होता है वो अंदर से बाहर की ओर होता है। विकास का आकलन किया जाता है, पूर्ण अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि बालक बाद में कैसा होगा या उसकी शारीरिक ढांचाएं कैसी होगी। इसी में तो यहाँ पे दो सिद्धांत देखे कि विकास की दिशा का सिद्धांत कितना है? दो, शीर्ष पादविमुख और निकट दूर का सिद्धांत। शीर्ष पादविमुख विकास सिर से पैर की ओर, और अंदर से बाहर को कहेंगे निकट दूरस्थ का सिद्धांत या नजदीक दूर का सिद्धांत। दूसरा क्वेश्चन यहां पे है, विकास आमतौर पर सर से पैर तक होता है। विकास के इस सिद्धांत को डैश डैश कहा जाता है। ए द्विपक्षीय से एक पक्षीय, बी विशिष्ट से सामान्य, सी समीप दूराभिमुख, या डी मस्तकोद्मुखी सिद्धांत। तो यहां पे क्या हो गया कि विकास सर है ना, सर से पैर, यहां पे लगा हुआ है मस्तिष्क कि विकास में क्या चला गया? आंसर डी चला गया, मस्तकोद्मुखी सिद्धांत। तो मस्तकोद्मुखी सिद्धांत बताता है कि विकास सर से पैर की तरफ होता है, और निकट दूरस्थ क्या बताता है कि केंद्र से बाहर की ओर होता है, केंद्र से परिधि की ओर होता है, अंदर से बाहर की ओर होता है। यहीं पे है अंदर से बाहर। और ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसीलिए क्वेश्चन सेट किए हैं कि बच्चा शीर्ष से तल, तल से शीर्ष, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर। सर वहाँ तो कभी वर्ड नहीं बदले। हम आपको कितना विकास की दिशा का बताए? दो। पहला कौन? शीर्ष पादविमुख, दूसरा निकट दूरस्थ। दो याद हुआ ना? बदलने दो। कितने हो गए दिशा का सिद्धांत? दो। आपको दो याद रखना है। दो सबको याद हुआ कि विकास के दिशा के सिद्धांत कितने हैं? दो। पहला कौन? शीर्ष पादविमुख, दूसरा निकट दूर। शीर्ष पादविमुख में क्या होगा? विकास सिर से पैर की तरफ। निकट दूर में क्या होगा? अंदर से बाहर की तरफ। अगले क्लास में ये मतलब नहीं होना चाहिए कि अब क्या हो गया, ये कहां से आ गया, क्योंकि ऐसे सवाल क्या होते हैं कि थोड़े से अटपटे से लगते हैं, शब्द भारी हो जाता है तो याद नहीं रहता है। तो आज याद हो जाना चाहिए कि सिर से पादविमुख का मतलब क्या है? सिर से पैर, और निकट दूर का मतलब क्या है? अंदर से बाहर। आगे चलते हैं सेकंड पीडीएफ पे। कहता है शीर्षगामी सिद्धांत विकास के किस क्षेत्र पर लागू होते हैं?
अभी पहले बात कर लेते हैं कि देखो अंग गामक विकास। तो अंग का गामक ये बताता है कि जो क्रिया करके आप सीखते हो, जैसे रनिंग कर रहे हो, शारीरिक चीजें कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं गामक क्रिया। जहां भी अधोगामी में भी गामक क्रिया में आएगा। बच्चा बॉल पकड़ना सीखता है, बच्चा गिलास पकड़ना सीखता है, बच्चा कलम पकड़ना सीखता है, और ये सब क्रिया क्या है? गामक क्रिया। जो काम होगा वो क्रिया क्या कहलाएगी? गामक क्रिया। विकास की दिशा के कितने सिद्धांत? 2 सिद्धांत। पहला क्या? शीर्ष पादभूमुख। दूसरा क्या? समीप दूरस्थ। जो भी बच्चा काम करता है, क्रिया करता है, उसको क्या बोलते हैं? गामक कौशल या गामक क्रिया। बच्चा कलम पकड़ना सीख रहा है, गिलास पकड़ना सीख रहा है, ये सारी क्रिया जो भी काम कर रहा है वो किस में आएगा? गामक कौशल में। अगर बच्चे का शारीरिक विकास बाधित हुआ तो गामक कौशल बाधित होगा कि नहीं होगा? होगा। अगर कोई बच्चा विकलांग है तो गामक कौशल प्रभावित होगा कि नहीं होगा? होगा। जब किसी बच्चे का अगर मानसिक स्थिति, संवेग अच्छा नहीं है तो गामक क्रिया होगी खराब कि नहीं होगी? होगी। आप कोई काम करो, आपका भाई बोलेगा मन लगा के करो, बढ़िया से पकड़ो, गिर जाएगा, टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपके विकास का कोई एक क्षेत्र प्रभावित होता है तो गामक क्रिया पर भी प्रभाव पड़ता है। गामक का मतलब क्या है? क्रिया। अगर हम कोई भी काम करते हैं वो किस में आएगा? गामक में। यहां है सवाल कि जैसे ये आदमी बैठा है, पैर उठा के ऐसे बैठा है, ऐसे बैठा है, ऐसे बैठा है, जो भी क्रिया कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा हो, ये सारे किस में आएंगे? गामक में। कोई भी काम बच्चा कर रहा हो, चल रहा हो, बैठ रहा हो, उठ रहा हो, घुलट रहा हो, पलट रहा हो, क्या जाएगा? गामक क्रिया। कोई ना कोई काम हो रही है तो गामक में जाएगा। 2 विकास की दिशा का सिद्धांत, शीर्ष पादभूमुख, और दूसरा निकट दूर का सिद्धांत। गामक का मतलब क्या? काम। यहां देखो लिखा हुआ है कि शीर्षगामी सिद्धांत विकास के किस क्षेत्र पर लागू होते हैं? तो विकास कहां हुआ? सर से पैर की तरफ हो रहा है। तो यहां पे देखो भाषा विकास। भाषा विकास से है मतलब संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक मतलब क्या? चिंतन का विकास। हम आपको बताए थे कि जब बच्चा क्या करता है, अपनी साइकिल अगर चैन उतर गया तो वो सोचता है कि कल उसके फादर कैसे चढ़ा के दिए थे। वही जो संज्ञान में लाया, ब्रेन में रिकॉल किया, उसको बोलते हैं संज्ञानात्मक। दूसरा है नैतिक विकास। बच्चा में अच्छा लड़की, अच्छी लड़की, मार के डर से, ये सारे नैतिक विकास। दूसरा है विकास, नैतिक विकास 2 तरह के होते हैं, एक होता है इंटरनल, एक होता है आउट। एक होता है जब खुद की शिक्षा से अपनी नैतिकों का विकास करता है, आंतरिक अभिप्रेरणाओं का विकास करता है। ये नैतिक गुण कहां से आते हैं? समाजीकरण से। समाज अच्छा होगा, बच्चे का नैतिक विकास तेज होगा, अच्छे से होगा। समाज खराब होगा, बच्चे का नैतिक विकास प्रभावित हो जाएगा। यहां पे देखो ये सारी चीजें जो बात करिए अलग अलग क्षेत्र से है। शीर्षगामी सिद्धांत विकास के किससे संबंधित है? गामक विकास के सिद्धांत से, गामक विकास के क्षेत्र से। कि विकास सिर से किधर हो रहा है? पैर की तरफ हो रहा है। विकास हो रहा है, क्रिया करेगा, कोई काम करेगा, तो ये किस में चला जाएगा? गामक में। भाषाई से कोई अर्थ निकल रहा है, संज्ञानात्मक से, नैतिकता से। शीर्षगामी विकास का सिद्धांत क्या है? कि वो बच्चा आप क्या करेगा? क्रिया करने लगेगा, कोई काम करने लगेगा, कोई भी काम करेगा, कोई भी क्रिया करेगा। जहां काम की बात हो रही है, आंसर क्या जाएगा? शीर्षगामक। अब यहां पे देखो अगला सवाल कि राजू ने अपनी कमीज का बटन बंद करने व कलम पकड़ने सीखने से पहले गिलास और बोतल पकड़ना सीख लिया। उदाहरण किस ओर संकेत कर रहा है? अब यहां पे कह रहा है कि राजू शर्ट का बटन नहीं लगा सकता था, कलम नहीं पकड़ पा रहा है, लेकिन यहां पे कह रहा है कि बोतल पकड़ना सीख लिया है। यानी कि उसके जो संज्ञान में संज्ञानात्मक बुद्धि है, उससे वो क्या करेगा? कलम पकड़ने की कोशिश करेगा। टीचर बोलेगा कलम पकड़ो अच्छे से, गिलास नहीं पकड़े हो, कमीज नहीं पकड़े हो, अलग अलग तरीके का उदाहरण देगा। तो ये बच्चा जब परफेक्शन से पहले फिजिकल एक्टिविटी की बात आ जाए, जब उसको कलम अच्छे से पकड़ने सिखाने से पहले उसके क्षमता पर यानी फिजिकल एक्टिविटी पे सवाल उठाया गया कि तुम कलम भी नहीं पकड़ पा रहे हो, तो वहां पर क्या हो जाता है? अब ये देखो, ए विकास एक आयामी है, बी विकास की दिशा शीर्षगामी है, विकास क्रम अनिश्चित है, विकास की दिशा अधोगामी है। तो यहां देखो काम कर रहा है बच्चा, बच्चा क्या कर रहा है? काम कर रहा है। तो जहां भी आए कि बच्चा कोई काम कर रहा हो, कोई फिजिकल एक्टिविटी हो रही हो, आंसर जाएगी अधोगामी।
अब यहां पे बच्चा गेंद पकड़ना सीखा, पकड़ने में फिजिकल एक्टिविटी हुई, आंसर अधोगामी। यहां है नीचे सवाल, ये सवाल आपका आया हुआ है सीटेट 2024 में, जो बच्चा एग्जाम दिया होगा, नहीं निकला देख लो क्वेश्चन। एक बच्चा पेंसिल पकड़ने और लिखने से पहले गेंद फेंकने की क्षमता प्राप्त कर लिया, यानी एक फिजिकल एक्टिविटी उसके अंदर आई, आंसर क्या चला गया, अधोगामी। अब देखो कहोगे शीर्षगामी क्या हुआ सर, तो शीर्षगामी का मतलब है सिर से पांव, एक ही चीज सिखाए ना। अब कहोगे शीर्षगामी जाएगा कि नहीं जाएगा, तो शीर्षगामी तभी जाएगा जब लिखा होगा शीर्ष से पैर की तरफ, तो शीर्षगामी तो ऐसे कट गया, कोई मतलब निकला शीर्षगामी का। अब है एकीकरण या स्वरूप एक रूपता का सिद्धांत। स्वरूप एक रूपता में कहता है कि बच्चे का क्या होगा, रूप बाप के जैसा, मां के जैसा, इंसान के जैसा होगा। हाथी का बच्चा हाथी के जैसा, घोड़े का बच्चा घोड़े के जैसा, समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो आप जब क्वेश्चन पढ़ते हो तो वहां पे आप देखोगे एकीकरण का मतलब क्या होता है। एकीकरण का मतलब होता है आगे बढ़ना। जब बच्चा छोटा था उसके अंदर ज्ञान कम थी, क्षमताएं कम थी। बच्चा जब बड़ा हो गया तो क्या हो गया कि ज्ञान बढ़ गई, क्षमताएं बढ़ गई, वो पीछे सीखी हुई ज्ञान को एकीकृत करता चला आया, आज उसके पास ज्ञान क्षमताओं का भंडार है। एकीकरण का मतलब है समेटते हुए चलना। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, लास्ट जाते जाते सब चटनी हो जाओगे, आप एकीकरण को फॉलो किए नहीं किए। एकीकरण मतलब है सबको समेटते हुए चलना। यहां पे कह रहा है कि जहां भी काम हो, कि बच्चा बॉल के जगह बैट पकड़ना सीखा, बच्चा कलम के जगह गेंद पकड़ना सीखा, बच्चा बटन के जगह क्या किया, पेन पकड़ना सीखा, जहां भी कोई काम हो रहा है आंसर जाएगा अधोगामी। तो जहां भी क्या होगा, फिजिकल एक्टिविटी पहले आए परफेक्शन से पहले। परफेक्शन का मतलब है कि जब बच्चा काम करना शुरू कर दिया, भले अच्छा हो या खराब हो, काम जहां भी होगा आंसर जाएगा अधोगामी। बच्चा हाँ, तो देखो गामक में कुछ नहीं, जहां काम होगा वहां गामक में जाएगा। जैसे एक बच्चा क्या किया, गेंद पकड़ा, कलम पकड़ा, ये सारे क्रिया क्या है, गामक, जहां काम हो रहा हो। जैसे बच्चा बैठा है, बच्चा उठा है, बच्चा खेल रहा है, बच्चा दौड़ रहा है, तो वहां क्या हो रहा है, गति हो रही है, गामक क्रिया हो रही है, सारे अंग एक्टिव हैं। तो जहां अंगों का इस्तेमाल हो रहा हो, कोई काम कर रहा हो, तो वो गामक में चला जाएगा, अधोगामी गामक के अंदर ही आएगा। कोई भी काम कर रहा हो, जैसे बच्चा क्या कर रहा हो, लिख रहा हो, तो वो गामक कौशल हो गया। जैसे बच्चा दौड़ रहा हो, क्रिकेट खेल रहा हो, वो गामक क्रिया हो गया। लेकिन बच्चा क्या किया कि उसको एक काम अच्छे से नहीं आ रहा है, लेकिन पहले वो कोई काम अच्छे से कर रहा था, और यही कहता है फिजिकल एक्टिविटी की मतलब वो पहले से क्या कर रहा है कि कोई चीज सीखा है, करने जानता है। तो जहां भी फिजिकल एक्टिविटी की बात होगी आंसर जाएगा अधोगामी। यहां पे कह रहा है कि बच्चा पेंसिल पकड़ने और लिखने से पहले, लिखने से पहले, पढ़ने से पहले, खेलने से पहले अगर कोई क्रिया में इन्वॉल्व है, फिजिकल एक्टिविटी हो रही है, आंसर जाएगा अधोगामी। तो ये हो गया की पॉइंट। तो अधोगामी क्या है, नोट्स लाए हो, PDF 2 उल्टा, सब है। नोट देके लिखो, नीचे नोट दो, उसी PDF में लिखो अधोगामी का मतलब अधोगामी का मतलब किसी काम से पहले कोई किसी काम। अधोगामी का मतलब किसी काम से पहले किसी काम। अधोगामी का मतलब किसी काम से पहले किसी काम को कर रहा हूं। आज के बाद अगर आपके किसी भी सवाल में ये आ जाए, कलम पकड़ने से पहले, किताब में पढ़ने से पहले, कोई भी काम करने से पहले, कोई भी अगर फिजिकल एक्टिविटी आ रही है, आंसर आंख मूंद के क्या जाएगा, अधोगामी। कि अधोगामी कोई किसी काम से पहले, किसी काम से पहले कोई काम,
इस तरीके का अगर की पॉइंट आपको जिस सवाल में मिले, किसी काम से पहले किसी काम या कोई काम से पहले कोई काम, यहां देखो कह रहा है एक बच्चा पेंसिल पकड़ने और लिखने से पहले, एक क्रिया पहले हो रही है, फिजिकल एक्टिविटी हो रही है, आंसर आंख मूंद के क्या जाएगा, अधोगामी। इस पैटर्न पे आज के बाद आपको जब भी सवाल मिले आंसर जाएगा अधोगामी, यानी किसी काम से पहले किसी काम को कर रहा है, यानी कि वो पढ़ने से पहले क्या कर रहा है कि किताब को उल्टाना सीख रहा है, लिखने से पहले गेंद पकड़ना, कलम को पकड़ना सीख रहा है, या उससे पहले कोई एक्टिविटी जो कलम पकड़ने में अब उसको सहयोग करेगी, उसमें आंसर जाएगा के पहले से के पहले आंसर जाएगा अधोगामी। अब हम आते हैं बैक। आपको पढ़ा है बाल विकास की दिशा का सिद्धांत कितना, 2। पहले मस्तकोन्मुखी सिद्धांत या शीर्ष पादमुखी सिद्धांत, जहां सिर का यूज हुआ वहां जाएगा मस्त पादभुमुख सिद्धांत। विकास अंदर से बाहर की ओर हुआ, किसी अंगों का बालक का विकास हुआ, आज पतला था कल मोटा हो गया, वो भी किसमें जाएगा, समीप दूरस्थ के सिद्धांत में। ये अंग क्या हुआ, अंदर से बाहर की ओर क्या हुआ, फैला, इसका विकास हुआ, निकट दूर का सिद्धांत। अब इसमें पहले तो निकट दूर का सिद्धांत डायरेक्टली आपको इस तरीके से सवाल में दे देगा कि अंदर से विकास बाहर की ओर, कि समीप दूरस्थ का सिद्धांत क्या है, 4 पॉइंट देगा, बेसिक सा क्वेश्चन बनेगा, विकास कहां होता है, अंदर से बाहर की ओर। और यहां इसीलिए यहां पे एक यूज किया जाता है परफेक्शन से पहले, फिजिकल एक्टिविटी यानी काम को अच्छी तरीके से करने से पहले, कोई बच्चा के पहले अगर कोई काम हो रही है आंसर जाएगा अधोगामी। जैसे चोर को के मतलब पुलिस के आने से पहले चोर भाग गई, इस तरीके से बनता है ना। उसी तरीके से किसी काम को करने के पहले, कोई काम करना वो जानता हो, फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, वो उसका आंसर जाएगा अधोगामी। क्या शीर्षगामी में है कि विकास सिर से किधर होता है, पैर की तरफ होता है, 1 पॉइंट। इसका उदाहरण है कि सबसे पहले मां के गर्भ में बच्चे का क्या होता है, सिर का विकास होता है, फिर सिर के बाद विकास क्या होता है, पैर की तरफ जाता है। एकीकरण के सिद्धांत में है कि विकास एक तरह से जाता है, लेकिन एकीकरण के सिद्धांत में आता है सिर से पाद विमुख सिद्धांत की विकास कहां होता है, सिर से पैर की तरफ। बच्चा का कोई भी एक्टिविटी सिर से ही, पहले सबसे पहले क्या करता है, सर उठाना बच्चा सीखता है, तो सिर से पाद विमुख सिद्धांत में 1 पॉइंट बस याद रखना है कि विकास क्या होता है, सिर से पैर की तरफ। जब भी आएगा सिर से पाद विमुख सिद्धांत में क्वेश्चन यही रहेगा कि सिर से कहां होता है, पैर की तरफ विकास, उसको हम बोलते हैं सिर से पाद विमुख सिद्धांत। अंदर से बाहर की ओर हुआ, केंद्र से परिधि की ओर हुआ, या केंद्र से बाहर की ओर आया, समीप दूरस्थ का सिद्धांत। आगे है यहां क्वेश्चन कि समान प्रतिमान का सिद्धांत। देखो समान प्रतिमान का सिद्धांत क्या कहता है कि जैसे आप जिस भी आपका जो विकास है वो समान प्रतिमान पे होगा, यानी अगर इंसान का सामान्य वजन जितना हो सकता है उतना ही होगा, यानी माँ बाप जैसे दिखते हैं बच्चा वैसा ही दिखेगा। हाथ होगी, पैर होगी, जिस अब हाथी को क्या होते हैं, 4 टांग होते हैं, इंसान को 4 टांग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, समान प्रतिमान का सिद्धांत। यहां देखो एक सवाल, वृद्धि हमेशा बच्चे की उम्र के अनुरूप होती है, यह डैश डैश के सिद्धांत का कारण है। देखो वृद्धि बच्चे के विकास के क्या होगी, अनुरूप होगी, बच्चे के अनुरूप बच्चे का क्या होगी, वृद्धि होगी, बच्चे के अनुरूप ही बच्चे का विकास होगा। यहां कहता है निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता है तो यहां पे चीजें लिखी होती कि विकास निरंतर तरीके से चलती रहती है, तब उस सिद्धांत को कहेंगे निरंतरता का सिद्धांत। और अगर समान प्रतिमान आया तो समान प्रतिमान में क्या है कि बच्चे का विकास वृद्धि बच्चे के हिसाब से होगा। यह नहीं कि बाप उसका लंबा है, बच्चे का विकास बाप के जैसा हो गया, कोई नहीं भी हो सकता है। तो बच्चे का जो विकास होगा उसके प्रतिमान के हिसाब से होगा, इंसान के जैसा होगा जैसा इंसान होता है। यह नहीं कि उसका हाथ दोनों तो क्या हो गया, पैर से भी लंबा हो गया, ऐसा होगा नहीं होगा। यानी कि यही बोलता है समान प्रतिमान का सिद्धांत, इसी को बोलते हैं एक रूपता का सिद्धांत। तो समान प्रतिमान, एक रूपता, जैसा इंसान होता है वैसा छोटा बच्चा भी होगा। कि पहले ये बच्चा क्या होगा कि ये
कि जैसा बच्चा है धीरे धीरे जब इसका विकास होगा, धीरे धीरे समान प्रतिमान जैसा भी, या ये आदमी बाद में क्या हो गया कि जवान हुआ, बूढ़ा हुआ, जैसा भी हुआ, तो ये समान प्रतिमान का अनुकरण करेगा। जैसे ये बच्ची, अब भले ही उसको पर्यावरण के हिसाब से चेंजिंग आ जाए, ये बच्ची रो रही है, इसको कुछ चीजें कम मिली है, ये बच्ची उसके तरह नहीं दिख सकती, उतना हैंडसम नहीं हो सकती है, तो ये समाज के में क्या हो सकती है कि समाज की विविधताओं के कारण हो सकता है। लेकिन उसके पास भी 2 कान होगा, नाक होगा, 2 आंख होगा, यानी सारी चीजें इंसान जैसी होगी। यही बताता है समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत क्या होगा? जैसा का तैसा। तो नीचे लिखो समान प्रतिमान छोटे छोटे पॉइंट में, कि समान प्रतिमान का मतलब जैसा का तैसा। समान प्रतिमान का सिद्धांत के बगल में लिखो जैसा का तैसा। जैसा का तैसा यानी इंसान का बच्चा है तो कैसा होगा? इंसान के जैसा। वृद्धि हमेशा बच्चे की उम्र के अनुरूप होती है। जैसी उम्र होगी बच्चे की वृद्धि उसी हिसाब से होगी। समान प्रतिमान का सिद्धांत। अब देखो व्यक्तिगत भिन्नताएं, यहां पे व्यक्तिगत भिन्नताएं भी बच्चा मार देता है और ये लॉजिकली सोचा भी जा सकता है कि देखो जैसी उम्र होगी वैसा विकास किसी भी मानव का होगा, व्यक्तिगत भिन्नताओं से होगा। लेकिन आप देखोगे कि कुछ महिला ऐसी भी है जो है 30 की लेकिन दिखती 20 की है। ऐसा हो गया। लेकिन समान प्रतिमान क्या कहता है? हमेशा का हमेशा, जैसा का तैसा, यानी जो 20 का है वो 20 का दिखेगा, जिस मतलब जो इंसान का बच्चा है वो इंसान के जैसा दिखेगा। इसको बोलते हैं समान प्रतिमान का सिद्धांत, कि वृद्धि हमेशा बच्चे की उम्र के अनुरूप होगी। ये बात बोल दिया। लेकिन वृद्धि बच्चे की हमेशा, जो बच्चे की है वो हमेशा बच्चे के अनुरूप होगी, यानी जैसा है वैसा होगा। तो ये क्या हो गया? एक रूपता का सिद्धांत या समान प्रतिमान का सिद्धांत। यहाँ पे प्रतिमान क्या है? समान है। जैसा उम्र का बच्चा होगा वैसे उसकी क्या होगी? वृद्धि होगी। लेकिन व्यक्तिगत भिन्नताएं क्या हो गई? समाज से प्रभावित हो गई। जहां डेंटिंग पेंटिंग ज्यादा है वहां आदमी ढेर जवान दिखता है, जहां डेंटिंग पेंटिंग कम है वहां आदमी जल्दी बूढ़ा दिखने लगता है। कोई आदमी जिम करता है उसकी उम्र का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। समान प्रतिमान कहता है जैसा है वैसा दिखेगा। यानी अगर हाथी का बच्चा है, या हाथी को देख लो या बच्चे को देख लो, आप दोनों को एक समान प्रतिमान के आधार पर कहोगे ये क्या है? जानवर है। कहोगे कि नहीं कहोगे? तो समान प्रतिमान कहता है जैसा का तैसा। अधोगामी में क्या है? उसके पहले, यानी ये नहीं कर पा रहा है ये कर पा रहा है, कोई क्रिया हो रही है, आंसर क्या जाएगा? अधोगामी। विकास की दिशा के सिद्धांत कितने? 2, मस्ताभिमुख और निकट दूर का सिद्धांत। गामक क्रिया का मतलब क्या है? जहां कोई भी काम हो रहा हो, चलना, बोलना, बैठना, उठना, उलटना, पलटना, ये सारी चीजें किसमें आएगी? गामक क्रिया में। और अधोगामी गामक क्रिया के अंतर्गत आती है, क्योंकि बच्चा एक काम करने से पहले दूसरा जानता हो, एक काम करने से पहले दूसरा करना उसको आता हो, यानी कलम पकड़ने से पहले गिलास पकड़ना जानता हो, वो आ जाएगा अधोगामी में। समान प्रतिमान का सिद्धांत कहता है कि बच्चे में जैसा एज है उसके हिसाब से वृद्धि होगी। जैसा का तैसा जहां पे आया, कि जैसा यहां पे लगा कि वृद्धि हमेशा बच्चे की उम्र के अनुरूप होगी, अनुरूप हो रही है यानी समान प्रतिमान। हाँ, एक रूपता ही जाएगा, एक रूपता जाएगा। या फिर कैसा होगा? समान प्रतिमान या समान स्वरूप का, एक रूप का। अब आंसर जैसा दिया रहेगा उसी हिसाब से ना देखेंगे वहां पे आंसर आपको खुद। अब नए ऑप्शन रहेगा तो मतलब क्वेश्चन ही नया रहेगा। अब कहोगे सर एकीकरण में क्या होगा? एकीकरण में जब सवाल आता है तब अपना उल्टा के देखना, उसमें कहता है कि विकास के दिशा का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत कहता है कि विकास क्या होती है? निरंतर चलती रहती है, तो निरंतरता का सिद्धांत।
सिंपल सा होता है, निरंतर चलता है तो निरंतरता का सिद्धांत। बच्चा क्या करता है कि धीरे 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 क्रियाओं को समेटते हुए एक दिन क्या करता है, अपने विकास को ऊंचे स्तर पर लेकर के जाता है, यानी एकीकृत किया, तो वो क्या हो गया, एकीकरण का सिद्धांत। यहां पे है सिर से पादविमुख सिद्धांत, सिर से पैर की तरफ। सिंपल सा लॉजिक, एक पॉइंट कि विकास सिर से पैर हुआ, सिर से गामी। विकास अंदर से बाहर हुआ, समीप दूरस्थ का सिद्धांत। विकास अगर बच्चा कोई भी काम कर रहा है, जैसे ये देखो कि इसको कोई हाथी का बच्चा नहीं बोल सकता, क्योंकि समान प्रतिमान का सिद्धांत के आधार पर भी ही हम किसी के का निर्धारण करते हैं। जैसे हम उल्लू को कहेंगे उल्लू, बकरी को कहेंगे बकरी, चाहे बकरी का बच्चा हो या बड़ी बकरी हो, बकरी कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। लेकिन आदमी के बच्चे को कुत्ते का बच्चा बोल सकते हैं? नहीं। तो वहां पे क्या होगा कि हर व्यक्ति यानी हर जानवर, हर चीजों में समान प्रतिमान का सिद्धांत होता है। मतलब इंसान इंसान जैसा बढ़ेगा, इंसान का वेट इंसान जैसा होगा, हाथी के जैसे होगा क्या? हाथी के जैसे 1 टन वजन होगा, 10 कुंटल होगा? नहीं होगा। हाथी के जैसे 100 केजी खा पाएगा क्या? नहीं खा पाएगा। क्यों नहीं खा पाएगा? क्योंकि समान प्रतिमान का सिद्धांत, इंसान का बच्चा इंसान की तरह खाएगा। तो यही कहता है जैसे का तैसा, समान प्रतिमान का सिद्धांत। और यहां पे होगा अनुरूप दिया रहेगा, उसी के अनुरूप, उसी के जैसा। तो अनुरूप दिया रहे, जैसा दिया रहे, यानी जैसा है वैसा होगा, जैसा एज है उसी हिसाब से विकास होगा। ये अगर अनुरूप आया कि वृद्धि हमेशा उसी के अनुरूप होगी, वृद्धि हमेशा उसी के जैसी होगी, तो आंसर गया समान प्रतिमान का सिद्धांत। यानी जैसा रूप है वैसा ही होगा, अनुरूप होगी, जैसा का तैसा होगा, समान प्रतिमान का सिद्धांत, एक जैसा एक रूपता का सिद्धांत। आगे चलते हैं, निश्चित क्रम का सिद्धांत। विकास एक निश्चित क्रम में होता है, विकास एक निश्चित क्रम में होता है। सबसे जीवन का प्रारंभ कहां से होता है? भ्रूण अवस्था से। विकास हमेशा एक क्रम में होता है। क्रम क्या होते हैं? समान होते हैं। हर बच्चा भ्रूण अवस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था को देखेगा अगर धरती पे जिंदा रह गया तो। भले ही वो क्या हो जाए, विकास या वृद्धि में कितना भी दर चेंज क्यों ना कर ले, लेकिन हर बच्चा कभी बच्चा था, हर बच्चा एक जमाने में जवान था, आज बूढ़ा अगर है तो हर आदमी इस दौर से गुजरेगा। बचपना, जवानी, बुढ़ापा, इसको बोलते हैं क्रम। क्रम कभी भी बदल नहीं सकता कि कोई बच्चा अगर ये सोचे कि हम अब बूढ़ा कभी नहीं होंगे, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। यानी उसको उस दौर से गुजरना पड़ेगा। एक बच्चा बच्चा भी होगा, जवान भी होगा, बूढ़ा भी होगा, क्रम किसी में चेंज नहीं होगा। यानी अगर हमारे लिए यूज किया जाए तो हमारे लिए भी कोई चिंतक क्या बोलेगा? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। और तुम किसी को बोलते हो एक जमाना आएगा जब तुम बूढ़े हो जाओगे, तो तुम पे भी लागू होता है। वो हमको बोलेगा कि एक जमाना आएगा ये तुम पर भी, तुम भी बूढ़े हो जाओगे। तो यानी कि हम लोग जानते हैं कि ये जो क्रम है वो सब में आएगा और क्रम सब में क्या होगा? समान होगा। इसीलिए व्यक्ति के विकास में क्रम समान होती है, दर समान नहीं होती। ना ही विकास की दर समान होती है, ना ही वृद्धि की दर समान होती है। कोई बच्चा तेज बढ़ जाता है, दिमाग छोटा, शरीर बड़ा, कहोगे बढ़ के लग्घी हो गए, अकल जूत कुछ नहीं है, तो बेचारा बढ़ भले गया, फुकसा था तुरंत सटाक से बढ़ गया। लेकिन बुद्धि बढ़ेगी किसके? समान प्रतिमान। उम्र के हिसाब से बुद्धि बढ़ेगी, तजुर्बा के हिसाब से बुद्धि बढ़ेगी। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि बुद्धि तजुर्बा के हिसाब से ही बढ़े। बुद्धि को किताबों से बढ़ाया जा सकता है, बुद्धि को अच्छे सोहबत में रह के बढ़ाया जा सकता है, बुद्धि को न्यूज़पेपर पढ़ के बढ़ाया जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं। जब हम क्या करते हैं, समायोजन करने लगते हैं। कोई बच्चा खूब पढ़ता है, अच्छे से समायोजन करता है। कोई बच्चा अच्छे से नहीं पढ़ता तो समायोजन कम करता है, बुद्धि पे असर पड़ता है कि उसकी बुद्धि क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो यहाँ पे कह रहा है कि हर बच्चे का क्या होगा कि क्रम समान होगा। देखो क्रम कि सबसे पहले विकास प्रारंभ कहाँ? भ्रूण अवस्था से, फिर शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। ये सारे लोग अपने अलग अलग दौर में इस चीज को फेस करेगा। ये है क्रम।
कि बच्चा बच्चा होगा, जवान होगा, बूढ़ा होगा, ये कर्म हर किसी को झेलना पड़ेगा। जैसे क्या होगी, विकास की दर अलग अलग क्यों होगी? एक बच्चा 2 साल का जब था बीमार पड़ गया, एक बच्चा 2 साल में बीमार नहीं पड़ा, तो इसकी विकास बीमारी हो जाने के कारण कम हो गई, और उसका विकास बीमारी नहीं हुआ तो अच्छा रहा। तो दर क्या हो गई, चेंज हो सकती है, लेकिन कर्म चेंज नहीं होगा। कोई बच्चा अगर बीमार हो गया, कोई बच्चा अगर बीमार हो गया तो ऐसा है क्या कि वो सीधा बूढ़ा हो जाएगा? नहीं होगा ना, कि कोई बच्चा बीमार हो गया तो सीधा बूढ़ा होगा। यहां देखो ना, बोलोगे तो पाउडर उडर लगा के आएंगे, क्योंकि इससे क्लास क्या हो जाता है कि डिस्टर्ब हो जाता है। तो यहां देखो कि विकास का क्रम क्या होगा, समान होगा। चाहे आप बीमार पड़ जाओ, चाहे विकलांग हो जाओ, चाहे लंगड़े हो जाओ, आपको हर आदमी को इस दौर से गुजरना पड़ेगा, लेकिन दर अलग हो सकता है। जो बीमार हुआ वो सूख जाएगा, पतला हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, उसकी विकास की गति उस तरीके से नहीं होगी, सूख जाएगा, बीमार हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, तो बुद्धि भी कमजोर हो जाएगी, संवेग भी कमजोर हो जाएगा, जब न तब रोएगा, जब न तब रिश्तेदारों को बोलेगा आप नहीं बचेंगे, गलती माफ कर दो। यानी उसका ये सो सारी चीजें हैं वो अपने आप प्रभावित होने लगेगी। तो यहां पे कह रहा है इसी प्रकार बालक में पहले जब ये अवस्था आएगी अलग अलग ना, तो बच्चों में उस अवस्थाओं का असर भी पड़ेगा। कि बच्चा जब अवस्था आई तो उसका कोई प्रभाव पड़ा? किशोरावस्था में लोग क्या कर लिया, विपरीत लिंग का दोष बनाया, बाल्यावस्था में सम लिंग का दोष बनाया। तो ये अवस्था बच्चों में क्या करती है, चेंजिंग लाती है। कि इस अवस्था में बच्चा पहले पलटना जब छोटा था, फिर बैठना, फिर घुटनों के बल चलना, फिर खड़ा होना, और फिर लास्ट में चलना और दौड़ना। यानी कि एक बालक का जैसे जैसे क्रम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे बच्चे में क्या आएगी, फिजिकल एक्टिविटी और अच्छी होने लगेगी। यानी कि विकास की दर शारीरिक क्रिया को प्रभावित करती है। यानी कि अगर किसी बच्चे का विकास अच्छे से हो रहा है तो वो बच्चा शारीरिक रूप से भी अच्छा होगा। इसीलिए कहते हैं कि हर अच्छे शरीर में अच्छा दिमाग होता है। अगर किसी का शरीर अच्छा है तो उसका दिमाग अच्छा होगा, क्योंकि ये एक दूसरे से दूसरे का संबंध होना, एक के प्रभाव से दूसरे पे प्रभाव पड़ना, ये कौन से सिद्धांत हैं? पढ़ाते किसको हैं हम? कि अगर आपका संज्ञानात्मक विकास बाधित हुआ तो शारीरिक विकास पर भी प्रभाव पड़ेगा। अगर शारीरिक बाधित हो गया तो संज्ञानात्मक संवेगात्मक विकास पर भी असर पड़ेगा। ये विकास के कौन से सिद्धांत हैं? कौन सा हो गया? परस्परता का सिद्धांत। पढ़ाते हम किसको हैं? नहीं पढ़ाए हैं कि परस्परता का सिद्धांत क्या है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ। अगर कोई बच्चा शरीर से बीमार हो गया तो दिमाग से भी पैदल हो जाएगा, वो कमजोर हो जाएगा, दिमाग से रोता फिरेगा खटिया पर, उसको बोलेगा लोग मरोगे नहीं, पढ़ो, कोई बात नहीं। जब कोई आदमी क्या होगा, बीमार हो जाएगा, पढ़ नहीं पाएगा, यानी उसके सीखने का अधिगम की कौशल भी प्रभावित हो जाएगी। जब कोई बच्चा बीमार हो जाएगा तो मस्तिष्क पे भी उसका बीमार होगा, उसका असर पड़ेगा। बीमारी में किताब पढ़ पाओगे क्या? नहीं पढ़ पाओगे। तो यानी एक आदमी के शरीर पे कोई रोग हुआ, यानी शारीरिक प्रभाव हुआ, तो मानसिक अपने आप प्रभाव हो गया, वो किताब से दूर हो गया। तो यानी एक से दूसरे पर प्रभाव पड़ा तो दोनों का जुड़ाव है ना, तो इसको बोलेंगे परस्पर संबंध का सिद्धांत। कि एक बालक का अगर शारीरिक विकास प्रभावित होता है तो उसके मानसिक विकास पर भी असर पड़ता है। निम्नलिखित में से ये किस सिद्धांत को दिखाता है? परस्परता के संबंध के सिद्धांत को। अगर एक बच्चा अगर शारीरिक रूप से दक्ष है तो उसका प्रभाव विकास के अलग अलग पहलुओं पर भी पड़ेगा। वो बोलने, चलने, फिरने, हंसने, खेलने इत्यादि में भी तेज होगा या आगे होगा। ये सिद्धांत किस सिद्धांत को सुझाता है? परस्पर संबंध के सिद्धांत को। यानी कि अगर आपका एक कान खराब हो गया तो उससे दिमाग पर भी असर पड़ेगा, आपको पता नहीं चलेगी बात किस दिशा से हो रही है। इधर खड़ा होकर आदमी बोल रहा है कि इधर खड़ा होकर बोल रहा है, पूरब से चिल्ला रहा है कि पश्चिम से चिल्ला रहा है। यानी कि शरीर का कोई भी अंग अगर प्रभावित होता है तो शरीर के अलग अलग अधिगम को प्रभावित करता है। और वो किसको बताता है? विकास की परस्पर संबंध के सिद्धांत। यहां एक बच्चा जैसे जैसे विकास का क्रम बढ़ेगा वैसे वैसे उसके क्रिया का स्तर बढ़ जाएगा।
एक बच्चा जब 2 साल का था तो 2 केजी का बैग उठाता था, आज ये 10 साल का है तो 15 केजी का बैग उठा रहा है। यानी कि विकास का क्रम बढ़ा, विकास का क्रिया का स्तर भी बढ़ गया। एक बच्चा जब कोई काम को छोटे में कम कर पा रहा था, अब वो उतने अच्छे से कर पा रहा है। यानी कि एज बदला, क्रियाएं बदल गई। बदली कि नहीं बदली? तो यहां पे वही कह रहा है कि बच्चे का क्या होगा, क्रम जैसे जैसे बदलेगा, बालक उसी प्रकार डेवलप भी करेगा, यानी उसकी क्रिया का दर भी बढ़ेगा। क्रम बदला, क्रिया का दर भी बदला, समय बदला, विकास का दर भी बदला। यानी कि 2 साल का बच्चा 20 साल के बच्चे से अच्छा होगा क्या? कभी नहीं होगा। न तो संवेग में अच्छा होगा, न तो संज्ञानात्मक में अच्छा होगा। बड़ा बच्चा क्या होता है, अपने स्तर से सीखता है, और इसी को बोलते हैं एकीकरण। कि वो बच्चा क्या किया, धीरे धीरे समेटते समझते बड़ा बच्चा छोटे से अच्छा हो गया। ये एकीकरण को दिखाता है। हम लोग क्या किए, अपने अखंड भारत को आज जो भारत बनाए, ये एकीकरण का परिणाम है, जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कि भारत में एकीकरण में सबसे बड़ी भूमिका किसकी हुई? सरदार पटेल की। वो क्या किया, सारे राज्यों को एक साथ मिलाया। भारत में वर्तमान में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो अलग अलग राज्य को समेट के भारत बनाया ना। समेटना और अपने धीरे धीरे ज्ञान जो आपके अंदर आ रही है, उस ज्ञान को एक साथ यूज करने की क्षमता को कहते हैं एकीकरण। कि आपने क्या किया कि जो बचपन से आज तक सीखे हैं, उन सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं आज, या जैसे जैसे बड़े हुए वहां भी। आप देखो, बचपन में कहते थे छिलना, नाम कब सीखे? छिलना का। तर्पण कब सुने? गुट्ठी कब सुने? गेंद कब सुने? बचपन। लेकिन आज भी यूज करते हो। तो यही हो गया एकीकरण। यानी जो चीजें हम क्या करते हैं, जोड़ समेट के आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, इसी को बोलते हैं एकीकरण। यानी जो आपके मेमोरी में धीरे धीरे लोड हुआ, आपकी क्षमताओं को बढ़ाया, आप उस सारी चीजों को एकीकृत कर लिए, इसको बोलते हैं एकीकरण। यहां है सवाल, एकीकरण निम्नलिखित में से किस विकास का निश्चित क्रम है? निम्नलिखित में से विकास का निश्चित क्रम है। पहला वृद्धावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था। दूसरा बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, शैशवावस्था। सी शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। सी हो गया। कि विकास क्या है, कि विकास कैसे चल रहा है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, एज भी हटाएं। शैशवावस्था कब? 0 से 2। बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटे थे, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, जिसमें 2 से 6 था, 6 से 12 था। किशोरावस्था 12 से 18 था, फिर 40 तक था, फिर 40 से 60 तक था वृद्धावस्था। ये अलग अलग अवस्थाएं हैं, और ये है क्रम। क्रम हमेशा सभी व्यक्ति में समान होगा। 2 अलग अलग व्यक्ति में क्रम समान होगा, पर 2 अलग अलग व्यक्ति में विकास का दर समान नहीं होगा। एक बच्चा ज्यादा लंबा हो सकता है, एक बच्चा ज्यादा मोटा हो सकता है, विकास का दर दोनों में अलग हो गया। एक आदमी खूब घींच लिया फैट वाला सामग्री, एक आदमी क्या किया, आयरन की कमी वाला खाना खा लिया, तो एक एनीमिया से ग्रसित हो गया, एक मोटापे से ग्रसित हो गया। तो यानी मतलब क्या होता है कि एक जैसा बालक क्या है, कि एक जैसा बालक समान रूप से प्रभावित नहीं होगा, या समान रूप से प्रभावित हो भी सकता है। बीमारी के बात में आ गए कि दोनों क्या किया कि आयरन की कमी वाला खाना खाता है, तो दोनों किससे ग्रसित हो गया? एनीमिया से। क्रम समान होगा, दर समान नहीं होगी। यही है बच्चा कि अलग अलग स्टेज में जाएगा, जैसे जैसे उसका विकास आगे बढ़ेगा, उसकी क्रिया भी आगे बढ़ेगी। जैसे जैसे क्रम आगे बढ़ेगा, उसकी क्रिया भी आगे बढ़ेगी। बच्चा पलटना सीखेगा, बैठना सीखेगा, घुड़कना सीखेगा, चलना सीखेगा, दौड़ना सीखेगा। ये क्या हो गया? विकास के अलग अलग समय में इसका दर क्रम क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा। आगे चलें। विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत। विकास की विभिन्न गति क्या बताती है? कि विकास की गति, ये देखो आदमी, इसमें अलग हो सकती है,
विकास की गति इसमें अलग हो सकती है, विकास की गति इसमें अलग हो सकती है। ये लैपटॉप ली हुई है, मतलब ये सभ्य समाज से आती है। ये रो रही है, यानी इसकी डिमांड पूरी नहीं की जाती है, इसका टेंशन से बाल उड़ गया। ये देख रहे हैं ना, सारे लोग क्या हैं, अलग अलग समस्याओं से ग्रसित है, और समस्याएं विकास की दर को ग्रसित कर देती है। अगर आपके अंदर टेंशन है तो शरीर भी खियाएगा। आपके टेंशन के कारण आपके सोचने समझने का स्तर भी कम हो जाएगा। प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है? विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत कहता है एक ही जाति के दो अलग बालक का कर्म समान होगा पर दर भिन्न भिन्न होगा। कर्म समान होगा कि वो भी बच्चा आप भी बच्चा। अगर आपको कोई बच्चा बोलेगा तो हमको बुढ़वा नहीं बोलेगा, अगर दोनों बच्चा हैं तो। यही है कर्म के कारण कि कोई आदमी क्या होगा कि एक बुढ़वा को बुढ़वा दूसरे को छौड़ा नहीं बोलेगा, क्योंकि दोनों वो किस चीज को देख रहा है? कर्म को देख रहा है। एक बालक किसी बुजुर्ग को देखकर बुजुर्ग संबोधित करता है। निम्नलिखित में से बच्चा उसके किस स्तर का आकलन कर रहा है? कर्म का, दर का आकलन कर रहा है क्या? किसी व्यक्ति के कर्म से हम पता कर सकते हैं कि वो बच्चा क्या है, कि वो जो बालक है या वो जो जाति है, वो जो जीव है, वो है क्या, किस एज का है। तो अलग अलग कर्म में बच्चे की विकास क्या होती है, अलग अलग तरीके से होती है। और इसका सिद्धांत है कि पहले क्या होगा, हम इसमें 4 सिंपल सा सारे टीचर यूज करते हैं, FS। इसीलिए बच्चा मारता है आंसर कि विकास का दर सबसे ज्यादा कहां होता है? शैशवावस्था, किशोरावस्था। लेकिन शैशवावस्था किशोरावस्था ऑप्शन में रहेगा तब ना, नहीं रहेगा तब। तो विकास की दर सबसे ज्यादा होती है शैशवावस्था, बाल्यावस्था में कम। तो यानी F से फास्ट, S से स्लो। तो सबसे पहले यहां पे देखो, F से फास्ट से F से मतलब शैशवावस्था, S से स्लो मतलब क्या? सेकंड क्या आया? बाल्यावस्था। फिर F से फास्ट क्या? किशोरावस्था। फिर S से स्लो ऊपर की अवस्था। और ऊपर क्या होती है? फिर धीरे धीरे किशोरावस्था के बाद विकास क्या होती है? धीरे धीरे दर उसकी नीचे जाने लगती है। यानी कि बूढ़ा आदमी लाख मेहनत कर ले पर फिर भी क्या होगा? स्क्रीन टच मोबाइल भारी लगेगी उसको, एक बैग काट देगा यूट्यूब देखते देखते। लेकिन छोटा बच्चा, उसकी विकास ज्यादा होती है, पुट इधर से उधर करेगा। अगर कोई ये सोच रहा है कि हम बुढ़ापे में बच्चा को हरा देंगे, दिन रात मेहनत करेंगे, तो पॉसिबल है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां विकास की दर क्या होती है? कम हो जाती है। तो विकास की दर क्या होती है? सामान्य रूप से 2 अवस्थाओं में ज्यादा होती है। अब यहां देखो, विकास लंबवत और सीधा रेखीय। विकास लंबवत सीधा रेखीय ना होकर वर्तुलाकार है। क्यों? क्योंकि विकास का डायग्राम वृत्त ऊपर गया नीचे गया। अब देखो कैसे। कोई बच्चा जब उसका माँ बाप, उसके बाप का नौकरी था तो बाप उसका हॉर्लिक्स लाता था, उसके लिए फल फ्रूट लाता था, उसका विकास ज्यादा था। आज उसका बाप मर गया, अब क्या हो जाएगा? विकास कम हो जाएगा। फिर वो बच्चा अब नौकरी खुद पा लिया, फिर विकास ज्यादा हो जाएगा कि नहीं? तो विकास एक रेखीय नहीं होता है। रेखीय का मतलब होता है सीधी लाइन में। रेखा का मतलब क्या है? सीधी लाइन में। और वही लाइन अगर जिग जैक हो गई तो उसको बोलते हैं वर्तुलाकार। तो विकास सीधी लाइन में होगी क्या? नहीं होगी। विकास क्या होगी? जिग जैक। कभी ज्यादा हो जाएगी तो बड़ा डायग्राम बना लेगी। ये देखो, ये कहता है कि विकास क्या होगी? रेखीय होगी। कि विकास होगी रेखीय। लेकिन विकास रेखीय होगी क्या? विकास देखो यहां तक ठीक गई, अब यहां पे क्या हो गया? उसका बाप मर गया, फिर ये कमाने लग गया, विकास ऊपर चली गई। तो विकास कभी जो स्तर है उससे नीचे भी जा सकती है। आज देखो, मान लेते हैं कि आप खुशी संपन्न हो, अच्छा खा कमा रहे हो, कोई दौर ऐसा आएगा जब इससे भी खराब दौर आ जाएगा तो नीचे चला गया। कोई दौर आएगा जब जो दौर जी रहे थे उससे भी अच्छा हो गया तो ये कहां चला गया? ऊपर चला गया। तो यानी विकास क्या होते हैं? वर्तुलाकार।
कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा, लेकिन विकास एक रेखा में नहीं चलेगा। विकास एक रेखा में चलेगा नहीं चलेगा, कभी घट जाएगा, कभी बढ़ जाएगा, कभी बीमार पड़ जाओगे, कभी अच्छे रह जाओगे। कभी बड़का भाई 500 दे दिया तो कुछ दिन सही चलेगा, तालमेल मिला लिए, कभी कर्जा ले लिए, टेंशन में नीचे चले गए। तो विकास का रेखा एक समान नहीं चलेगा। रेखा का मतलब है एक जैसा, यही मतलब होता है ना रेखा का। रेखा क्या हो रहा है, जाती जा रही है, जाती जा रही है, जाती जा रही है। तो विकास एक रेखीय होगा क्या? नहीं होगा। विकास लंबवत होगी क्या? नहीं होगी। विकास सीधी होगी क्या? नहीं होगी। विकास क्या होगी? जिगजैग, वर्तुलाकार, कभी ऊपर जाएगी, कभी नीचे जाएगी। अर्थात यदि बालक की वृद्धि होगी तो चौड़ाई में, लंबाई में भी वृद्धि होगी। यानी बालक की जब वृद्धि होगी तो चौड़ाई भी बढ़ेगी, लंबाई भी बढ़ेगी। तो बालक का विकास क्या होने लगेगा? सब तरफ होने लगेगा। विकास एक रेखीय नहीं होती है, लेकिन क्रम एक रेखीय होता है। कि आज अगर बालक बच्चा है तो कल जवान होगा। सब में विकास का जो क्रम है वो एक जैसा चलेगा, लेकिन विकास की दर नहीं। तो विकास की दर कैसी? वर्तुलाकार। अब इसी विकास को, ये विकास क्या होती है? विकास लंबवत या सीधा, या विकास इस वर्तुलाकार विकास को हम कहते हैं कि जब भी कहे कि कोई विकास पहले आगे जाता है फिर पीछे जाता है, या विकास पीछे गया आगे गया, इधर से उधर विकास हो रहा है, तो आंसर जाएगा वर्तुलाकार में। यानी विकास आगे गया फिर पीछे आ गया, या पीछे हुआ थोड़ा दिन फिर आगे चला गया। यानी विकास अगर अस्थिर नहीं है, आगे पीछे हो रहा है, तो ये विकास के कौन से सिद्धांत है? लंबवत विकास, वर्तुलाकार विकास के सिद्धांत। कि विकास एक रेखा में नहीं चलेगा, कभी आगे जाएगा, कभी पीछे जाएगा, कभी अच्छे दिन आएंगे, कभी खराब दिन आएंगे। तो ये बताता है विकास के वर्तुलाकार का सिद्धांत। तो विकास सीधा, लंबवत, एक रेखीय नहीं होता है, क्योंकि जमाना अलग अलग होता है। तो ये होता कैसा? वर्तुलाकार। तो विकास के वर्तुलाकार का सिद्धांत क्या बताता है? कि विकास कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा, कभी विकास आगे जाएगा, कभी पीछे जाएगा। अधोगामी में क्या होगा? इसके करने के पहले कुछ कर रहा था, कलम पकड़ने से पहले गिलास पकड़ना जानता था, तो क्या चला जाएगा? अधोगामी। सिर से पादभिमुख, सिर से पैर की तरफ, निकट दूर का, अंदर से बाहर की तरफ। दूसरा, गामक विकास मतलब बच्चा जो भी सीख रहा है कुछ करके सीख रहा है, पैर से फिर रहा है, हाथ चला रहा है, जो भी क्रिया करके सीख रहा है, वो सारी क्रिया किसमें जाएगा? गामक कौशल में। फिर इसके बाद बताए थे समान प्रतिमान का सिद्धांत, एक रूपता का सिद्धांत, एक जैसे का सिद्धांत, कि जैसे का तैसा। इंसान का बच्चा इंसान जैसा, यानी कैसे होगा? अनुरूप, यानी उसके जैसा ही रूप होगा। अगर पूछे कि विकास का अगर उम्र के साथ अनुरूप पूछ रहा है, तो आंसर जाएगा समान प्रतिमान। कि अनुरूप जैसे पूछे या जैसे का तैसा पूछे, तो आंसर क्या जाएगा? समान प्रतिमान का सिद्धांत। यानी प्रतिमान उसका समान होगा। कुत्ते के बच्चा कुत्ता जैसा होगा, उसकी हाइट घोड़े जैसी नहीं हो जाएगी। कि कोई खूब खिला रहा है कुत्ते को कि इसी पर चढ़ेंगे घोड़ा बना के, पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो यानी समान प्रतिमान का सिद्धांत ये कहता है कि उसका प्रतिमान समान है, वो वैसा ही होगा, भले पेट बाहर हो जाए, मोटा जाए, हाइट तनी मनी इधर हो जाए, मगर वो अपने जैसा ही दिखेगा, कुत्ता घोड़े जैसा नहीं दिख सकता। अब यहां पे देखो सवाल, बोलना कोई नहीं, मन में सोचो, सबको पढ़ने दो, नहीं तो पिछवा जाता है बच्चा। क्या जाएगा आंसर? क्या जाएगा आंसर?
मौली साहब आप बताओ, सी नंबर कंफर्म हो? आप बताओ कंफर्म हो तो हम मान जाएंगे कि हाँ हम सिखा दिए। क्या आ जाएगा आंसर? कंफर्म हो गया ना? अगर ये सवाल आप बना पा रहे हो तो हम आपको यकीन दिला रहे हैं कि आपके मार्क्स सीडीपी में 20 प्लस आएंगे, 20 से 25 के रेंज में। अब देखो यहाँ पे क्यों 20 प्लस आता है तो फिर यहाँ आए क्यों? तो 20 प्लस देखो इसलिए बोलते हैं, जानते हो 15 20 20 का रेशियो अगर आप जोड़ते हो ना, 20 पंचे कितना हो गया? 100। बोलने से आसान नहीं होती, लफ्ज बड़े आसान होते हैं। तो यहां पे हम आपको ये बताएं कि 20 प्लस मार्क्स आपके क्यों आएंगे, क्योंकि 20 प्लस मार्क्स ऐसे ही होते हैं, सीधे सीधे समझदारी पे बेस्ड, जिसके लिए कोई जरूरी नहीं। थिंकर से क्वेश्चन 2 आते हैं ज्यादा से ज्यादा, तो थिंकर से आया तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, आता है तो बनेगा, नहीं आता है तो नहीं बनेगा। लेकिन हां ऐसे सवाल अगर आए और ये बनाने की अगर आपकी कैपेसिटी है तो सीडीपी में अच्छे मार्क्स आएंगे आपको। इसीलिए खुद पे भरोसा करो, अच्छे से पढ़ो। क्वेश्चन अगर ऐसे सवाल बच्चे रंग गलत होते हैं तो आपके सीडीपी में मार्क्स नहीं आएंगे। मार्क क्या होगे? 30 में 30 आएगा 8 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर। कहोगे समझ नहीं आता, बनाते 30 आता 8 10। यही गलती हो जाती है कि आप क्या करते हो, चीजें समझ नहीं पाते। अब यहां पे देखो क्या रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन विकास के बारे में सही है? ए, विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है फिर पीछे की ओर। ऐसा नहीं है, विकास हमेशा आगे की ओर ही बढ़ता जाता है जब तक इंसान नहीं मर जाए। इसको बोलते हैं निरंतरता का सिद्धांत, कि विकास हमेशा निरंतर तरीके से चलती रहती है, विकास पीछे नहीं लौटती। विकास की अवस्थाएं पीछे लौट जाती है कुछ समय के लिए, कि आप 10 दिन तक क्या हो जाओ, गरीबी में जिंदगी काट लोगे, 10 दिन बाद फिर अमीरी में आ जाओगे। लेकिन विकास वहां भी होगा, जब आप गरीब थे तो भी आपका उम्र जा रहा था, जब आप गरीब थे तब भी आप बढ़ रहे थे। जब आप गरीब थे तो ऐसा नहीं हुआ ना कि आप अपनी जिंदगी से कहते हो देखो हम तो 50 साल गुर्बत में गुजारे, मेरा बचपना लौटा दो। लौटाएगी क्या? नहीं लौटाएगी। आपकी जिंदगी चाहे अमीरी में जाए या गरीबी में जाए, वहां पर क्या हो सकता है कि उसकी दर कम हो सकती है। भले क्या हो कि गरीबी के कारण आप वहां पे कमजोर हो जाओ सेहत के रूप से, मगर उम्र वहां भी जाएगा। तो विकास में ये जो कह रहा है कि विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे चलती है फिर पीछे लौट जाती, तो ये किसका उल्लंघन कर रहा है? विकास की निरंतरता का। विकास हमेशा निरंतर गति से चलती ही रहती है। कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए आपका शरीर कमजोर हो जाए, ये होगा, लेकिन आप ऐसा नहीं है कि आपका वहां पे विकास एकदम रुक गया। 10-15 दिन ऊपर वाला क्या करेगा? आपको आगे दे देगा, यानी आपकी उम्र जाएगी ही जाएगी। विकास की जो दर है वो उस अवस्था में कम हो जाए, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बीमारी के कारण, पर लेकिन वो पीछे नहीं होगी। वर्तुलाकार क्या कह रहा है कि विकास का दर ऊपर जा सकता है, नीचे आ सकता है, आगे जा सकता है, पीछे आ सकता है, कि वहां पे दर हो सकती है, लेकिन विकास पीछे नहीं लौटेगा, कुछ दर कम हो सकती है। यानी आप क्या हो गए? बीमार पड़ गए तो बच्चे की तरह आपका दिमाग भागने लगा। माँ बोलती है बेटा हमरे, जवान बच्चा एकदम बेवकूफ हो गया, दिमाग शॉर्ट। बाप कहता अच्छा खासा बच्चा जवान था, गायब हो गया मेमोरी, दूध पिया बच्चा की तरह करने लगे। नानी बोलती है नानी रे कुछ नहीं, जवान बच्चा। तो कुछ दिनों के लिए ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है बीमारी के कारण भी, लेकिन तब भी आपका उम्र बढ़ रहा है। ऐसा नहीं था कि 26 जनवरी को बीमार पड़े, दिसंबर तक बीमार रहे, 1 साल घटा दो, ये हो गया अब 18 साल का। ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। निरंतरता का सिद्धांत कहती है विकास जन्म से किशोरावस्था तक निरंतर चलेगी, आगे बढ़ती रहेगी। ये हो गया गलत। बी कह रहा है कि विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में होती है, विकास के परिवर्तन वर्तुलाकार होते हैं, सीधी रेखा में नहीं होते हैं। विकास सीधी रेखा में इसलिए नहीं होता कि जमाना बदलता है, दौर बदलता है, हैसियत भी बदलती है, पैसा भी बदलता है, दिमाग का असर भी बदलता है, सोचने समझने का नजरिया बदलता है। तो वहां पर क्या होता है? ये ऊपर जाता है, नीचे आता है। विकास एक रेखे में नहीं होती। अभी बताए सीधी रेखा में होती क्या? नहीं होती।
3 कह रहा है कि विकास भिन्न व्यक्ति में भिन्न गति से होती है। ये तो सही है, छोटा रहे कि बड़ा, कह रहा है कि विकास भिन्न व्यक्ति में भिन्न तरीके से होती है। अफ्रीका के लोग अलग तरीके से बढ़ता है, इंडिया का लोग अलग तरीके से बढ़ता है, चाइना का लोग अलग तरीके से बढ़ता है। सब तो धरती पर मानव ही हैं, लेकिन विकास क्या हो गया? पर्यावरण से प्रभावित। अभी हम देखेंगे पर्यावरण से प्रभावित। कहीं के अमरूद एकदम छोटी छोटी, कहीं के अमरूद एकदम बड़ी बड़ी, कहीं के आम फेमस है तो कहीं का लीची फेमस है। पर्यावरण के कारण। खेती बाड़ी तो किसान ही कर रहा है, पर मिठास कौन डालता है? प्रकृति। उस क्षेत्र में कोई चीज ऐसी हो जाती है जो दुनिया में कहीं ना मिले। किसके कारण? वहां के नेचुरल प्राकृतिक गुण के कारण। तो यहां पे विकास भिन्न भिन्न व्यक्तियों में क्या होगा? भिन्न भिन्न गति से। डी कह रहा है विकास जन्म से किशोरावस्था तक तीव्र गति से होता है, फिर रुक जाता है। विकास हमेशा होता रहता है, वृद्धि भले रुक जाए, पर विकास रुकेगा क्या? नहीं रुकेगा। हम पहले क्लास में बोले कि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये कभी नहीं रुकेगी, जीवन पर्यंत है। यानी भ्रूण अवस्था में जब बच्चे का विकास शुरू होगा तो मृत्यु तक विकास चलता ही रहेगा निरंतर तरीके से, और ये चलेगा ही। तो यहाँ पे क्या हो गया? डी भी हो गया खत्म, आंसर हो गया सी। इसलिए बोले अगर ये सवाल अगर आप सही करने के लायक हो तो आपके मार्क्स सीडीपी में 20+ आएंगे। ये लिख के लेके चले जाओ मेरे से। देखो 30+ के लिए क्या होता है कि 30 बच्चे के तब आते हैं जब उसके सारे एरिया अच्छे हो, सारा थॉट, सारा थिंकर, सारी चीजें। हम अपने क्लास से ये हवाबाजी नहीं करते हैं कि 30+ आपके मार्क्स आएंगे, लेकिन हम इतना जानते हैं कि बिना पढ़े हुए हम खुद सीटेट पास किए। 30 के लिए कोचिंग बदलना पड़ेगा, तो हम कैसे बताएंगे? बोलिए। हम बच्चों को 30 के लिए नहीं पढ़ाते हैं, हम बच्चों की क्षमताओं का विकास करने के लिए पढ़ाते हैं कि आप क्या करोगे कि आपकी क्षमता इस लायक बना देंगे कि आप जिस ख्वाब के लिए आए हो वो पूरा करके जाओगे। हम 30 के लिए नहीं पढ़ाते, 30 के लिए पता करो या जाओ। हम बच्चे को पढ़ाते हैं पास करने के लिए। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको हम यहाँ से टॉप करा देंगे तो हम टॉप नहीं करा पाएंगे। कैसे होंगे हमको नहीं पता है, हम यही जानते हैं कि बस बच्चे को कैसे पास करा सकेंगे, हम ये जानते हैं। तो 82 में ही होते हैं, 82 ही चाहिए आपको, तो आप बीपीएससी में आओ, फिर यहाँ फालतू आ गए। तो देखो हम बच्चे को पास कराना जानते हैं। अगर पास होने के लिए आए हो तो भीड़ लगाओ, अगर टॉप करने के लिए आए हो मार्केट खोजो पहले, ठीक है। तो अगर ये सोचे हो कि पास करने के लिए आए हो तो रुको। हम बच्चे को महान, हम यहाँ आपकी सोचने समझने की क्षमता का डेवलप करने के लिए बैठाए। आप क्लास के अंत तक में ये खुद कहोगे कि सीटेट इतना टफ नहीं है, क्योंकि सीटेट का जो सवाल आता है वो आपके बुद्धि के आधार पे आता है। अगर आपकी बुद्धि अच्छी है पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। सीटेट नॉलेज का आकलन नहीं है, सीटेट आपकी सोचने समझने की क्षमताओं का आकलन है। बीपीएससी एग्जाम में नॉलेज देखता है कि गांधी जी भारत कब आए, 1915। यहाँ ऐसे सवाल नहीं आते हैं, यहाँ आते हैं आपकी क्षमताओं का आकलन कि बच्चे को मार के पढ़ाना चाहिए, नहीं पढ़ाना चाहिए, बच्चे को रटाना चाहिए, नहीं रटाना चाहिए, मानक पैमाना यूज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बच्चे को भद्दा बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, बच्चे को अलग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बच्चे को पीछे बैठाना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किसी खास संस्कृति के बच्चे को महत्व देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, बच्चे को पढ़ाने से पहले बोलने से पहले रोकना चाहिए, बच्चे को नीचा दिखाना चाहिए। ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए। आप एक शिक्षक बनोगे उसी का यहाँ पे जांच है। इसीलिए यहाँ पे इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं कि आप मास्टर बनोगे तो कम से कम आप उन सारी चीजों को समझते हो कि नहीं, और इसी पर तरीके का सवाल आता है। आगे चलें। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि बालकों के व्यक्तिगत विकास से 4 ऑप्शन है। देखो यहाँ पे ऑप्शन ध्यान से देखो, सब पढ़ो, बीच में आंसर नहीं बोलना। बालकों के व्यक्तिगत विकास, व्यक्तिगत विकास के बारे में है बालक का। अब देखो क्या जाएगा। ए नंबर सी के अलग कौन, जेरा में नहीं, चलो भेड़िया की तरह।
अपना बताओ कि आपको शायद कोई और लग रहा है, तब तो सुधार करेंगे हम। किसी को सी के अलावा कोई ऑप्शन लग रहा है क्या? 1 नंबर। और कोई? 1 नंबर। और कोई? 4 नंबर। हंसो नहीं, बोलो, अभी खड़ा कर देंगे, बस खिक्किर की तरह देखोगे। बोलो, क्योंकि जब हम आगे बढ़ जाएंगे फिर आप ही अगले साल फिर आओगे, फिर कहोगे सर हम 3000 देंगे, ले लीजिए ना। हम तो 2 बार आ गए, आप 6 बार आ जाओगे। हम फिर टीचर क्या करेगा? बोलो। हम जब अभी पूछ रहे हैं कि नहीं समझ आ रहा है, यहाँ खड़े हो, यहाँ बोलो, यही हंसने वाला लोग कल फिर हंसेगा, कहेगा तुमरा कितना, कहोगे मेरा 80, कहेगा मेरो 79, ले तुमरा 80 उसका 79। और ज्यादा बोलोगे ना मेरा 80, कहेगा तुम्हारा 80 मेरा 81, लेकिन पास नहीं करेगा वो खुद को, 1 नंबर आगे रखेगा। तो यहां एफर्ट दिखाओ। हर बार बच्चा नया आएगा, अलग जेरा आएगा, फिर वहां शर्माओगे। ये कह रहा है कि बालक के व्यक्तिगत विकास के लिए विकासात्मक प्रतिमानों को उद्धृत करके सटीकता से पूर्ण रूप से पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। विकास के ऐसे कोई कारक नहीं है जिसका हम उसमें चेंजिंग ला करके सटीकता से हम उसका क्या कर सके? पूर्वानुमान लगा सकते। पूर्वानुमान सटीकता से कैसे लगा सकते हैं, आप ही बताओ। आप हमको बताओ, हम कै साल के हैं? कोई ऐसा पैरामीटर है जहां से आप सटीकता से लगा सकते हो अनुमान? लगभग में भी नहीं लगा सकते कि मेरा विकास ज़्यादा है, क्योंकि हम CBSE बोर्ड के, मेरा विकास ज़्यादा है, मेरा विकास ज़्यादा है। हम शहर से आते हैं, हमारा परिवार का अनुवांशिकी, मेरे भाई का नॉर्मल हाइट 6'6" है, मेरा 6'2" है। आप मेरा विकास का कैसे अंदाज़ा लगाओगे? जब आप अंदाज़ा लगा रहे हो तो सटीक कहाँ लगाए सटीक क्या? जब सटीक नहीं, ऐसा कोई धरती पर कोई मशीन नहीं बना जो इंसान का अनुमान सटीक लगा सके, तो हम लगाते हैं पूर्वानुमान। ये गया खत्म। दुनिया में आज तक कोई मशीन नहीं बनी जो इंसान का अनुमान सटीक लगा सके। तो सटीकता लगाए तो पूर्वानुमान कहाँ हुआ? वो तो अनुमान हो गया ना। पूर्वानुमान मतलब संभावनाएं। तो ये गलत, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है सटीकता, और हम अनुमान का सटीकता, सटीकता का मतलब है कंफर्म। और अगर सटीक नहीं है तो अनुमान। कहेगा बोलो हम क्या खा के आए हैं, तो आप कहोगे अनुमान लगाते हैं रोटी भुंजा सुबह सुबह, तो मान लेते हैं कि ये बोले, तो कहोगे नहीं। तो ऐसा कोई मशीन है जो सटीकता से आकलन कर सके, तो फिर बोलोगे इंडोस्कोपी। तो यहां देखो कि व्यक्ति के विकास को हम लोग सटीक तरीके से अनुमान नहीं लगा सकते, इसीलिए इसको बोलते हैं पूर्वानुमान। तो पूर्वानुमान सटीकता से होता है क्या? नहीं। तो यहां कह रहा है कि बालक के व्यक्तिगत विकास, तो बालक का जो व्यक्तिगत विकास होता है, किसी का ज्यादा होता है, किसी का कम होता है, कोई शहर से होता है, कोई गांव से होता है। व्यक्तिगत विकास के लिए अच्छी, अगर उसका स्वास्थ्य अच्छा था तो शरीर अच्छे से बढ़ गया। कोई व्यक्ति बकरी की तरह खा रहा है, लकड़ी की तरह है, इसका रीजन क्या है? उसको अंदरूनी बीमारी है या कोई प्रॉब्लम है। तो व्यक्तिगत विकास क्या हो गया कि व्यक्तिगत विकास को हम अनुमान नहीं लगा सकते सटीक तरीके से। क्या पता उसके साथ जवानी में बीमारी आई हो, बुढ़ापे में बीमारी आई हो। कोई का बाल पक गया एक बैग, तो क्या कहोगे? बूढ़े हो गए तुम। क्या बाल उसकी सटीकता पूर्वानुमान का आकलन कराएगा? किसी का पेट बड़ा हो गया तो कहोगे बूढ़े हो गए तुम? नहीं, शायद उसके साथ क्या मजबूरी रही होगी जो ऐसा कंडीशन आया। तो हम पूर्वानुमान सटीकता का नहीं लगाते, हम आकलन करते हैं पूर्वानुमान से। यहां देखो कि बालक के व्यक्तिगत विकास के लिए विकासात्मक प्रतिमान, यानी जो प्रतिमान है, जो पैरामीटर है, को उद्धृत करके उसको क्या कर सकते हैं कि एक तरीके से क्रम में लगा करके हम सटीकता से पूर्वानुमान लगा सकते हैं या नहीं? नहीं लगा सकते। चाहे आप विकास को किसी भी क्रम में लगा लो, व्यक्तिगत विकास को किस भी रूप में डाल दो, किसी भी मशीन से चेक करो, सटीक पूर्वानुमान नहीं लगा पाओगे। विकास का हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं, लेकिन सटीक नहीं लगा सकते, इसलिए सटीकता के कारण ये हो गया गलत। कह रहा है बालकों के व्यक्तिगत विकास के लिए पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता। ऐसा नहीं है, लगाया जा सकता है। हम बच्चे को बच्चा बोलेंगे, बूढ़े को बूढ़ा बोलेंगे, जवान को जवान बोलेंगे, कुछ तो अनुमान लगाएंगे। कि आप छोटे बच्चे को अंकल बोल रहे हो, वो भी कहेगा कैसे है अंकल, कुछ तो अकल होगा आपको कि आप अनुमान लगाते हो। ये बच्चा 2 साल का, उसको बोलते रहे हो अंकल। ले
अब कोई बच्चा देखते हो कभी कभार क्या होता है, 20 साल का लड़का 12 साल की लड़की को बोलती है आंटी, तो गुस्सा आ जाती हो, कहती है पागला गया है क्या रे। होता है कि नहीं होता है? तो जानते हो, तो हम अनुमान लगाए ना कि ये लड़की मेरे से छोटी है, बेचारी को आंटी काहे बोलेंगे। फिर वही 2 साल 3 साल का बच्चा बोल दे आंटी, लड़की गुस्साएगी क्या? नहीं गुस्साएगी, क्योंकि हम क्या करते हैं, पूर्वानुमान लगाते हैं। बच्चा को बूढ़ा, जवान को बच्चा बोलोगे तो यानी इसका मतलब है कि अनुमान आपका खराब है। यानी पूरी तरीके से ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं। सी, कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, परंतु सभी बच्चे के विकास की जो दर है वो अलग अलग होती है। कुछ स्तर तक हम लगा सकते हैं, लेकिन दर अलग अलग होती है। कोई बच्चा 8 साल का हो पर उसका शरीर 8 साल का नहीं दिख रहा है, ज्यादा बढ़ गया है, तो इसीलिए क्या होता है, पूर्वानुमान हम नहीं लगा सकते कि विकास और वृद्धि दोनों क्या हो सकती है, कि वृद्धि क्या हो सकती है, कि किसी बच्चे में अगर व्यक्तिगत स्थिति अच्छी रही तो तेज हो सकती है, जल्दी बढ़ जाएगा। कोई बच्चा अगर गरीब था, पोषण की कमी के कारण लालन पालन खराब हुआ, तो विकास क्या हो जाएगा, कम होगा उसमें। तो वही है कि वृद्धि, विकास, ये सारी चीजें क्या होती है कि वर्तुलाकार होती है, आगे भी जा सकती है, पीछे भी आ सकती है, और किसी व्यक्ति में ये पूरी तरीके से अनुमान लगाया नहीं जा सकता, कुछ हद तक लगाया जा सकता। इसीलिए अनुमान में सटीकता शब्द गलत हो जाएगा, और बिल्कुल तो लगा ही नहीं सकते, ऐसी तो कोई बात नहीं है। सी में है कुछ हद तक, इसीलिए सी क्या है, सही है। डी देख लेते हैं कि इससे भी बढ़िया तो सही नहीं है। डी कह रहा है कि ओ व्यवस्थित और ओ सतत, विकास व्यवस्थित और सतत तरीके से होती है। ये तो दोनों निगेटिव वर्ड हो गए ना, तो विकास कैसे होता है, व्यवस्थित तरीके से और सतत तरीके से, सही तरीके से, व्यवस्थित तरीके से विकास होता है। तो आंसर क्या हो गया, डी भी गलत हो गया। यहां पे आंसर क्या सही हो गया, सी सही हो गया। थोड़ा सा और पढ़ लो, टाइम हो गया तो हम जा भी रहे हैं। निरंतरता का सिद्धांत क्या कहता है? निरंतरता का सिद्धांत क्या कहता है? विकास निरंतर तरीके से बढ़ता रहता है। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास मां के गर्भ से लेकर मृत्यु तक चलती है, और इसी वजह से विकास में एक जो पॉइंट था, एक क्वेश्चन था कि विकास किशोरावस्था तक आगे चलती है फिर पीछे हो जाती है। तो विकास हमेशा आगे चलती है, पीछे नहीं होगी। आदमी बीमार पड़ जाए, आदमी विकलांग हो जाए, फिर भी उसका विकास होगा। विकास का अर्थ शरीर के एक पैर कट जाने से खत्म नहीं होगा। विकास का मतलब है संवेगात्मक विकास, बौद्धिक विकास, ये सारे विकास ही तो हैं, और ये आगे बढ़ता रह जाएगा। अगर किसी के हाथ नहीं है तो क्या दिल नहीं है उसको, है कि नहीं है? तो इमोशन आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। कि कोई बच्चा अगर छोटा है, उसका दोनों पैर खो दिया, तो शारीरिक विकास होगा कि नहीं होगी? उंगली बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? शरीर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? उसके बोलने की क्षमता, भाषा का विकास होगा कि नहीं होगा? होगा। तो यहां है कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यही आएगा निरंतरता में, और कुछ नहीं आएगा। कि विकास निरंतर गति से चलती रहती है, या तो की पॉइंट बना के ए बी सी में डाल देगा, कट करना है या सही करना है, या डायरेक्ट ये बन गया क्वेश्चन कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह किससे संबंधित है? निरंतरता के सिद्धांत से। और अंतः संबंध का मतलब क्या है? अगर किसी आदमी का पैर खराब है तो शारीरिक विकास पर बाधित पड़ेगा। किसी व्यक्ति अगर कोई व्यक्ति अगर शारीरिक रूप से बीमार है तो उसके मानसिक असर पर भी पड़ेगा, सोचने समझने की क्षमता कम हो जाएगी। अगर कोई व्यक्ति अगर सोचने समझने की क्षमता कम है तो उसमें संवेग नहीं होगा, वो अपना हाथ काट लेगा। फिर कहोगे कि तुमको माया नहीं लगा अपना हाथ काट लिए, दर्द नहीं होता? अरे दर्द तो संवेग है, जब संवेग ही नहीं है तो दर्द क्या होगा? होगा क्या? नहीं होगा। तो एक दूसरे से संबंधित को हम क्या बोले थे? अंतः संबंधित है, सह संबंधित है, सह संबंधित अंतः संबंधित एक जैसा हो गया। निरंतरता मतलब एक तरीके से चलेगी। एकीकरण यानी बच्चा छोटे छोटे ज्ञान को समेट करके क्या किया, उस ज्ञान को आज यूज करने वाला बना हुआ है। अगर आपको हम 10 तरह की सामान दे दे और कहे इससे कोई सामान बनाओ, तो आप उस सामान से क्या करोगे कि कुछ ना कुछ अच्छी सामान बनाने का प्रयास करोगे, कि आपके पास जो नॉलेज है, जो एकीकृत ज्ञान है, उस ज्ञान के आधार पे। अंतः क्रिया का सिद्धांत यानी एक दूसरे से क्रिया कर करके आप जब सीखते हो, इंटरेक्ट करके, एक टीचर स्टूडेंट दूसरे से अंतः क्रिया करता है। टीचर कुछ बोलता है, बच्चा ग्रहित करता है, या बच्चा क्या करता है, शिक्षक को कुछ करता है, सिखाता है, बोलता है,
इसको बोलते हैं अंतःक्रिया, यानी एक दूसरे से इंटरेक्ट करके। 4 हो गया। अब आगे देखो, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो सामान्य विकास के सामान्य से विशिष्ट के सिद्धांत ये कहते हैं कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। बच्चे का विकास क्या होता है? नॉर्मल से हाई की तरफ होता है। बच्चा एकाएक ना तो जवान होगा ना एकाएक मजबूत होगा। ये क्यों होता है? सामान्य से विशिष्ट के सिद्धांत दिखाते हैं कि कोई भी क्रिया अगर आप करते हो तो परफेक्शन तुरंत नहीं आएगी, उसके लिए आपको चाहिए प्रैक्टिस। कोई भी चीज आप एक ही दिन में महारत उन्मुख नहीं बन जाओगे। महारत उन्मुख कोई व्यक्ति लंबे समय तक किसी क्षेत्र से अगर जुड़ा हुआ है तो उनको महारत उन्मुख कहेंगे। और महारत उन्मुख किस कारण से हुआ? विकास उसका सामान्य से विशेष की ओर बढ़ता चला गया, मेहनत करता गया, धीरे धीरे उसके अंदर नॉलेज गेन होती गई और वो एकीकृत करता चला गया उस ज्ञान को, यानी समेटता चला गया। अगर आप ज्ञान को नहीं समेटोगे तो एकीकरण प्रभावित हो जाएगा। आज कुछ क्लास पढ़ाए, कल कुछ कराएंगे, आगे कुछ पढ़ाएंगे और आप एकीकृत नहीं कर पाए, समेट नहीं पाए तो भद्दे के भद्दे रह जाओगे, कम मार्क्स का कम मार्क्स ही आएगा। तो यहां कह रहा है सामान्य लक्षण से पहले विशिष्ट लक्षण बाद में प्रकट होते हैं। कि आप अगर जो आपके अंदर जो आज कमियां हैं, यहाँ का कमी वाला बच्चा जिसको कुछ भी नहीं आता, कल आप देखोगे कि आप अच्छे बच्चे को दाब दोगे, उससे अच्छा परफॉर्म करने लगोगे, अच्छे मार्क्स आने लगेंगे। यानी आपके विशेष लक्षण जागृत हो जाएंगे जब आपकी क्षमताएं खुल जाएगी। तो इसलिए कोई भी बच्चा क्या होता है? जन्मजात विशेष नहीं होता है। वो विशेष कैसे बनता है? सामान्य से विशेष बनता है। इसलिए जब अपने आप पे आप काम करते हो तो आपका विकास क्या होता है? धीरे धीरे ऊपर की ओर जाने लगता है और विकास हमेशा नीचे से ऊपर की ओर जाएगा। ये एक सिद्धांत क्या बताता है? सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। इसीलिए एक शिक्षक को बोला जाता है कि सरल से भारी पढ़ाओ, मूर्त से अमूर्त की तरफ लेकर के जाओ। और ये सिद्धांत एक शिक्षक बच्चे को हौले से भारी, मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षण विधि कर रहा है। निम्नलिखित में से वो बच्चे को किस सिद्धांत के साथ जोड़ना चाह रहा है? सामान्य से विशिष्ट के सिद्धांत के साथ जोड़ के पढ़ा रहा है, नहीं तो बच्चा को हवा भी नहीं लगेगी। हाँ, अरे एकीकरण एकीकृत दोनों एक ही है। वो एक हो गया एकीकृत हो गया ज्योग्राफी के शब्द, एकीकरण हो गया सीडीपी के शब्द, दोनों एक ही है। लड़की छौड़ी एक है कि नहीं है? तो शब्द अलग अलग हो गया। हंसने की बात नहीं है, समझाने की बात है। शब्द अलग है। आज समझ में आ गया ना, ऐसे तुरंत समझ में आ जाता है। अब यहाँ पे देखो, विकास डैश डैश से डैश डैश की ओर बढ़ता है। जटिल से कठिन, जटिल खुदे है, कठिन खुदे है। सामान्य से विशिष्ट की ओर, यहाँ पे कुछ भी दे दे, विकास हमेशा बच्चों का कैसे होगा? नीचे से ऊपर की ओर, हल्के से भारी की ओर। विकास की दिशा का सिद्धांत ये था। मास्टर वीडियो ये हुआ, क्लास खत्म।